नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, कास्ट बेस्ड जो आपका सेंसस है जिसको बीजेपी के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा। और जातिगत जनगणना आपकी है क्या इसके लिए बीजेपी तैयार है? कांग्रेस इतने टाइम से दबाव बना रही थी। कांग्रेस जो अपोजिशन है, सारी जो पार्टियां हैं, इसको अपनी एक विक्ट्री के रूप में मान रही है और केंद्र सरकार को दबाव था इसको अप्रूव करने का। अब अप्रूवल मिल गया है, तो क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके नुकसान हैं? और बिहार में आपके इलेक्शन होने वाले हैं और वॉर वाली सिचुएशन आपकी बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये सिचुएशन आपका, ये वाली न्यूज़ आपकी निकल के आई है। और बिहार ऐसा पहला राज्य बना था जिसने जातिगत जनगणना आपकी कराई थी। क्या इसके बेनिफिट होंगे, क्या इसके पॉलिटिकल फ़ायदे उठाए जाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में बात अपन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर है, सीसीपी है, जिसको अपने हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, इसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, जो आपके कास्ट बेस्ड सेंसस को। और मिनिस्टर अश्विनी द्वारा कहा गया है कि भैया ये जो कास्ट जो सेंसस है, ये अपनी इंडिया में जो ग्रोथ है, कंटिन्यूस प्रोग्रेस को मजबूत करने के लिए काफ़ी बेनिफिट भूमिका निभाएगा। ठीक है, इससे पहले क्या होता था भैया कि जो कास्ट जो आपका बेस सेंसस था, तो उससे पहले क्या आप कोई जातियों को इसके अंदर आपका सेंसस नहीं हुआ है क्या? 1951 तक एसटी और एससी जो आपकी कम्युनिटी है, यानी कि ये जातियां हैं, इनके ही कभी डेटा आपके जारी हुए हैं अभी तक। ठीक है ना, उसके बाद कभी भी आपका एक कास्ट जो आपका सेंसस है अभी तक आपका जारी नहीं हुआ, ना आपका हुआ है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। जातिगत जनगणना आपकी क्या है? जनसंख्याओं के ऊपर जो आपकी जातियाँ और उपजाति होती है, उनके बारे में पता लगाना कि भैया लोग किस जाति के हैं और क्या उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। ठीक है, भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है दिया? 1931 तक ब्रिटिश शासन में अंतिम बार पूरी जातिगत जनगणना आपकी हुई थी। ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ? 1951 से अब तक क्या हुआ कि केवल अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की ही गणना आपकी हुई है। 2011 में क्या हुआ था? सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना आपकी हुई थी, लेकिन जो जातिगत जो आंकड़े हैं वो आपके जारी नहीं हुए थे। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए भैया किसी जाति की क्या आर्थिक स्थिति है, कितनी जातियां हैं, इन सभी चीज़ों का पता लगाने के बारे में ये आपकी होने वाली है। ठीक है, अब इसके पक्ष में क्या तर्क है वो अपन देखते हैं। ठीक है, क्या होगा अगर जनगणना करेंगे तो क्या होगा? सटीक डेटा आधारित नीतियाँ बनेगी। अगर आपके पास डेटा होगा कि भैया कितनी जातियाँ हैं, कितनी क्या उनका लेवल है, आर्थिक स्थिति क्या है, तो सरकार की कई योजनाएं जातिगत आरक्षण या सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होती है। सही डेटा से नीतियाँ ज़्यादा प्रभावी बन सकती है। ठीक है, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास जो आपकी है, वर्तमान में ओबीसी की अनुमानित जनसंख्या आपकी कितनी है? 40 से 50% मानी जाती है, लेकिन इसके लिए कोई भी आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। यानी कि ओबीसी की जो जाति है उसका कभी अभी तक वो आपकी जनगणना आपकी नहीं हुई है। ठीक है ना, सामाजिक न्याय और संसाधनों का समान वितरण होगा। जिन जातियों की सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा माना जाता है उनके लिए योजना बनाने में आपकी आसानी होगी। ये पक्ष वाले आपको पॉइंट बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना, और जातिगत असमानता को उजागर करना। जातिगत आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि किन जातियों को वास्तव में अवसरों से वंचित रखा गया है अभी तक। यानी कि सरकार को जो वेलफेयर जो स्कीम है उसको बनाने में काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है इस जो आपकी जातिगत जनगणना होने के बाद। ठीक है ना, अब इसका विरोध में क्या तर्क हो सकते हैं? देखिए, जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है भैया। सामाजिक, अगर आपसे सामाजिक समरसता नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, और क्योंकि लोग जाति की पहचान के आधार पर खुद को प्राथमिकता देने लगते हैं। ठीक है, आपका जाति पूछी जाएगी भैया हर एक घर में जाके, यानी कि जाति की जनगणना होगी, आप पूछा जाएगा। कोई अपने आप को जाति में ऊंचा समझता है, कोई नीचा समझता है, तो इस आधार पर सामाजिक जो आपकी समानता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें राजनीतिक दुरुपयोग, तो राजनीतिक दल जातिगत आंकड़ों का उपयोग करके तुष्टिकरण की राजनीति कर सकते हैं। यानी कि किसी एरिया में उसको पता चल जाएगा भाई इस एरिया में जातिगत आंकड़े ये हैं, तो उस आधार पर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है ना, और प्रशासनिक चुनौतियां क्या है कि भारत में हजारों जातियां हैं, उपजातियां हैं, उनका सत्यापन करना, वर्गीकरण करना काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी कठिन काम है। ये प्रशासनिक चुनौती हो गई। चौथा पॉइंट है संवैधानिक जटिलता और गोपनीयता। यानी संविधान के उस सिद्धांत के विरोध कर सकता है जिसमें सभी को समान माना जाता है और जाति पहचान को निरर्थक माना जाता है, क्योंकि संविधान के हिसाब से आप जाति के आधार पर ऊपर नीचे नहीं होते, संविधान के हिसाब से आप समान ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए हैं विरोध में तर्क पॉइंट हो गए। ठीक है, तो करंट में आपका क्या चल रहा है? देखिए, बिहार सरकार ने 2023 के अंदर जातिगत जनगणना करवाई थी। इसका आंकड़ा आपको जारी भी किया था, सार्वजनिक भी किया था। इस रिपोर्ट में आपको ये बताया गया ओबीसी प्लस ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और ओबीसी, इसकी जो है 63% आपकी हिस्सेदारी है लगभग बिहार के अंदर। ठीक है ना, आगे अपन बात करते हैं भी राज्य बनाम केंद्र सरकार का क्या टकराव है।
कई राज्य सरकारें जातिगत गणना की मांग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार इसे प्रशासनिक रूप से अव्यवहारिक बता रही थी। पहले क्या लग रहा था भी केंद्र सरकार का इसका ये रुख था कि भैया इसको यानी कि व्यवहार में लाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि इससे क्या होता है कि समाज के अंदर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है और इसका पॉलिटिकल ज़्यादा वेलफेयर यानी कि फ़ायदा उठाने वाला मिस यूज ज़्यादा हो सकता है। ये केंद्र सरकार का अभी तक तर्क था इसको लॉन्च करने से पहले। पॉलिटिकल प्रभाव क्या हो सकता है? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना मुद्दा काफ़ी राष्ट्रीय राजनीति में आपका बड़ा मुद्दा बन गया था, आप सभी को पता है 2024 के अंदर। अब इसको लागू कर दिया गया है। संवैधानिक और न्यायिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है इसका? देखिए, संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है, लेकिन जाति के आधार पर विशेष अधिकार नहीं देना चाहता। सुप्रीम कोर्ट ने SCC डेटा की गुणवत्ता पर प्रश्न उठाए थे, लेकिन जातिगत गणना को लेकर सतर्क दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। देखिए, जो आपका आरक्षण वाला जो मैटर है 50% ज़्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन क्या होता है कि भैया जातिगत जनगणना के आधार पे क्या हो सकता है, पॉलिटिकल सपोर्ट के लिए जो जो उन्होंने ब्लॉक लगा रखा है 50% का आरक्षण का, तो उसका ये ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने काफ़ी ये प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हुई थी राज्यों के अंदर, ठीक है ना। अब निष्कर्ष क्या है इसका? भाई जातिगत जनगणना एक दो धारी तलवार है, ये बात तो सही है। एक ओर तो सामाजिक न्याय की और नींव को मजबूत कर सकती है, दूसरी ओर ये जातिवाद और विभाजन को गहरा भी कर सकती है। ऐसे में इसका निष्पक्ष और वैज्ञानिक और गोपनीय तरीके से संचालन अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। तो इसको बहुत ही दोधारी तलवार है, यानी कि नुकसान भी है इसका और फायदा भी है। अगर इसको सही तरीके से अपन यूज करें तो इसको अपन सही तरीके से अपन यूज करके इसका फायदा दे सकते हैं, जो अपन जिसके लिए अपन जातिगत जनगणना करा रहे हैं, जिसको सामाजिक और आर्थिक जो आपकी उसको उठाने के लिए यानी बढ़ाने के लिए ये जो आपका लिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट ये है कि भैया कंक्लूजन क्या है इसका? जातिगत जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि समाज के संतुलित और न्यायपूर्ण विकास की आधारशिला है ये, ठीक है ना। क्योंकि आप जातिगत जनगणना करोगे तो आपको ये पता चलेगा भाई कितनी जाति शोषित है, और शोषित है तो उनको अपलिफ्ट करना है, तो वो ये जनगणना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये पूरा सार आपका ये है, ये रहा है आपका, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए, ये चीज़ आपकी कवर हो चुकी है। तो भारत में जातिगत जनगणना काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इसके अंदर 1931 में आपकी हुई थी ब्रिटिश शासनकाल में, 1951 में हुई थी आपकी केवल SC और ST की जनगणना हुई है। अब OBC जो बाकी सारी जातियाँ हैं, उपजातियाँ हैं, उन सभी की जनगणना होगी। तो इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। अब आगे क्या होता है, किस प्रकार से आगे चलने वाली है, अपोजिशन इसमें अपना विक्ट्री घोषित बता रही है कि भाई हमने हमारी विक्ट्री हो गई है। चलो वो देखने वाली बात है कि आगे जाके क्या होता है। तो ये आपको मैंने अपडेट कराया इस न्यूज़ से। आई होप इस सेशन सभी को अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।